हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। ठीक है बच्चों, तो एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों में हम क्या पढ़ते हैं कि जो एल्किल हैलाइड है RX, ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार करता है। ठीक है, तो इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात हम करने वाले हैं। तो एल्किल हैलाइड की जो रासायनिक अभिक्रिया ही है, देखो कौन सी होगी। सबसे पहले हम अब बात करेंगे RX की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले इस अभिक्रिया की बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बच्चों, दूसरी रिएक्शन है इसकी विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तीसरी रिएक्शन है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विद मेटल्स। और चौथा जो इसका गुण है रासायनिक है वो है अपचयन, यानी कि रिडक्शन। तो ये चार महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती है RX की, जिन्हें हम एक एक करके इनको पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे RX की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो बच्चों, ये जो अभिक्रिया हमने लिखी है अभी, ठीक है ना, RX की, एल्किल हैलाइड की, तो ये अभिक्रिया क्यों होती है, इसका कारण क्या है कि RX ये अभिक्रिया दर्शाएगा। तो इसका मुख्य जो कारण है वो कारण है इस X के कारण। ये जो R के साथ X जुड़ा हुआ है, इस X के कारण इसकी सारी अभिक्रिया होने वाली है। इसका कारण क्या होता है कि ये जो X होता है ये क्या होता है, माइनस नेगेटिव होता है ठीक है ना, आंशिक नेगेटिव होता है। और जो R होता है वो आंशिक पॉजिटिव होता है यानी कि X का -I प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। -I प्रभाव का मतलब होता है कि ये जो R और X के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन X की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब ये X की तरफ शिफ्ट होगा तो इस R पे क्या आने वाला है, धनात्मक आवेश आने वाला है। और ये धनात्मक आवेश ही इसकी अभिक्रियाओं का कारण होता है। यानी ऐसा कार्बन जिसमें धनात्मक होगा तो वो जो अभिक्रिया शो करेगा वो RX की अभिक्रिया ही होगी। ठीक है ना तो RX की जो अभिक्रियाओं का कारण है वो कारण क्या है, -I प्रभाव, किसका, हैलोजन का। तो इसी के कारण इसकी जो पहली अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसका भी कारण ये X है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये नाभिक स्नेही क्या होता है। देखो 11वीं की केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, कार्बन वाला जो चैप्टर था उसमें नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही दो यहाँ पे परिभाषा दी गई थी। एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और इसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल सॉरी, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो देखो नाभिक स्नेही क्या होते हैं, नाभिक स्नेही वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन धनी हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी, जिन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होगा, वो नाभिक स्नेही होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन न्यून होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होगी वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ठीक है, अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन धनी या किसी नाभिक स्नेही द्वारा किसी समूह या परमाणु का जो विस्थापन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है ये हम किसका कर रहे हैं, RX का। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी
नाभिक स्नेही द्वारा किसी परमाणु या समूह का विस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं। देखो बहुत ही सरल सी परिभाषा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या समूह का किसी नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाए या विस्थापन कर दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इस अभिक्रिया में यहाँ पे हम किस समूह का विस्थापन करेंगे, ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यानी कि नाभिक स्नेही है वो किसका विस्थापन करेगा और उसके जगह खुद जुड़ जाएगा। तो हमारे पास तो क्या है? RX है, एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड में X का विस्थापन किया जाएगा, ठीक है ना। X का विस्थापन क्यों किया जाएगा? क्योंकि X जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है और R के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही अपनी तरफ खींचता है तो इसमें माइनस आ जाता है और इस पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। अब R जो पॉजिटिव होता है यानी कि R के पास क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। अब जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये क्या करेगा कि किसी भी नाभिक स्नेही जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है, तो जो नाभिक स्नेही होता है इसे हम किससे दिखाते हैं? Nu से दिखाते हैं। Nu क्या है बच्चों? हमारा नाभिक स्नेही है, ठीक है। अब ये नाभिक स्नेही है, इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। X ने R के इलेक्ट्रॉन ले लिए तो R क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया। अब R जैसे इलेक्ट्रॉन न्यून होगा तो अब ये क्या करेगा कि इस Nu से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। Nu से जैसे इलेक्ट्रॉन लेता है तो Nu से लेने के बाद X को यहां से क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। तो जैसे X यहां से जाएगा तो Nu क्या करेगा? इस X की जगह आ जाएगा और यहां पे अभिक्रिया हो जाएगी और उत्पाद बनेगा हमारा RNu और X माइनस। देखो X माइनस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो पूरे के पूरे किसने ले लिए? इस X ने ले लिए और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये X यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब यहां पर जो जाने वाला समूह होता है उसे हम कहते हैं अवशिष्ट समूह है। अवशिष्ट समूह है, ये जाने वाला समूह होता है, ठीक है ना। जाने वाला समूह है यानी कि न्यूक्लियोफ्यूज। न्यूक्लियोफ्यूज इंग्लिश में इसके न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं, ठीक है। और जो आने वाला होता है, जो आक्रमण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो मैंने अभिक्रिया लिखी है यही अभिक्रिया क्या है? हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ में आ रही मेरी बात? इस अभिक्रिया को हमने यहाँ पे दिखाया है कि किस प्रकार नाभिक स्नेही हैलोजन को हटाकर खुद वहां पे जुड़ जाता है, ठीक है। जुड़ने का कारण क्या होता है? X ने इलेक्ट्रॉन लिए जिसके कारण R की इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए नाभिक स्नेही ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसने क्या किया? एक नया बंध बना लिया। किसके साथ बना लिया? इस Nu के साथ। और X के साथ जो पुराना बंध था वो पुराना बंध क्या हो गया बच्चों? वो पुराना बंध हो गया, टूट गया। तो टूटते ही क्या हुआ? Nu उसकी जगह आ गया और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ रही मेरी बात? अब आगे देखो, ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने लिखी है ये अभिक्रिया 2 प्रकार की होगी। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे शॉर्ट में एसन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इसे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहली अभिक्रिया होती है SN1 और दूसरी अभिक्रिया होती है SN2। हम दोनों अभिक्रिया की बात करेंगे। SN1 अभिक्रिया का मतलब होता है एक अणुक नाभिक स्नेही, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और SN2 का मतलब होता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
ये हो गई द्विअणुक। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में लिखेंगे तो इसे यूनिमोलिक्यूलर कहेंगे, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगी द्विअणुक यानी कि बाइमोलिक्यूलर, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब ये हो गए हमारे पास दो प्रकार की नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं। यहाँ पे 1 और इस पे 2, इसका क्या मतलब है इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ये 1 क्या है और ये 2 क्या है। तो सबसे पहले अपन इस अभिक्रिया को पढ़ेंगे, SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये किस प्रकार संपन्न होगी। ठीक है बच्चों, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है वीडियो को और ध्यान से सुनना है। दोनों ही अभिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से होती है आरक्स की। ठीक है ना, एल्किल हैलाइड की बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में एक अभिक्रिया होती है इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों बहुत ही आपको थोड़ा ध्यान से देखना है और सुनना है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं हमारी जो पहली अभिक्रिया है SN1 अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब इस SN1 अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि SN1 अभिक्रिया में होगा क्या। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं जो SN1 अभिक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना, इन्हीं बिंदुओं को हम आगे अभिक्रिया में दिखाएंगे कि ये किस प्रकार संपन्न होगी। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लिखें कि यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात तो यही है कि ये जो अभिक्रिया है वो कितने स्टेप्स में होगी, कितने पदों में होगी। देखो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो एक पद में भी हो सकती है, सिंगल स्टेप में, और वो बहुत सारे पदों में भी हो सकती है। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि सारी अभिक्रिया एक जैसी हो। लेकिन SN1 की अभिक्रिया अगर हम पढ़ेंगे तो SN1 अभिक्रिया हमेशा सदैव क्या होती है, 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को अपन 2 पदों में संपन्न करेंगे। दूसरा पॉइंट, इस अभिक्रिया में प्रथम पद, जो 2 पद है उसमें पहला पद, ठीक है ना, प्रथम पद धीमा तथा वेग निर्धारक होता है, वेग निर्धारक पद होता है। देखो बच्चों, वेग निर्धारक पद, ये वेग निर्धारक पद क्या होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये जो वेग निर्धारक पद होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, धीमा होता है, स्लो होता है। तो वेग निर्धारक का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया का वेग कितना होगा, तो उस पद को हम क्या कहते हैं, वेग निर्धारक पद कहते हैं। जिस पद की सहायता से हम किसी भी अभिक्रिया का क्या बता सकते हैं, वेग बता सकते हैं, उसकी गति बता सकते हैं कि उस अभिक्रिया में कितने अणु भाग लेते हैं। तो जो आरक्स की हमारी SN1 अभिक्रिया है, इस SN1 अभिक्रिया में जो प्रथम पद होगा, यही प्रथम पद हमें बताएगा कि इसका वेग क्या है और ये जो वेग है इसमें कितने अणु भाग लेते हैं। उसके आधार पर इसकी अभिक्रिया की कोटि भी पता लग जाएगी। यानी कि अगला पॉइंट हम देखें तो SN1 अभिक्रिया की कोटि यानी कि वेग कितनी होती है, 1। इसका कारण क्या होता है, अगर हम SN1 अभिक्रिया का वेग देखें तो वेग समानुपाती होता है आरक्स की सांद्रता के, यानी कि वेग बराबर होता है K और आरक्स की सांद्रता पे। तो वेग में प्रथम पद में केवल आरक्स ही भाग लेता है, यानी जो प्रथम पद है इसमें केवल कौन होगा, केवल आरक्स होगा। यानी कि यहाँ केवल एक अणु है, यहाँ कितना है,
एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है, किसका, आरएक्स का, इसीलिए इसकी जो कोटि है वो 1 आ जाती है और इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो यही मैंने आपको बताया था कि इस 1 का क्या मतलब है और SN2 में 2 का क्या मतलब है। तो SN1 में 1 का मतलब हो रहा है इसकी कोटि कितनी है, यानी इसके वेग में, इसके प्रथम पद में कितने अणु भाग लेते हैं, वही उसका वेग कहलाता है। तो SN1 अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पर निर्भर करता है, आरएक्स पर, ठीक है ना। तो आरएक्स पे जो होगा वही इसकी वेग का निर्धारण होगा और आरएक्स की मात्रा 1 यानी 1 अणु भाग ले रहा है, इसलिए इसकी कोटि भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो अगला पॉइंट, इस पद में, कौन सा पद, वेग निर्धारक पद, इसे शॉर्ट में हम RDS लिखते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, RDS। तो इस पद में यानी कि RDS में एक मध्यवर्ती बनता है, एक मध्यवर्ती बनता है जिसे कार्बोकेटायन कहते हैं, जिसे कार्बोकेटायन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो पहला पद है वेग निर्धारक, इस पद में क्या बनने वाला है, एक मध्यवर्ती। मध्यवर्ती क्या होता है कि कोई भी अभिक्रिया है उसमें हमने क्या लिए थे, अभिकारक, अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद, ठीक है ना। ये हमने उत्पाद बना दिया, लेकिन उत्पाद से पहले एक यहाँ पर कुछ बनता है, एक यौगिक बनता है मध्यवर्ती या आयन बन सकता है। तो यहाँ पे जो बीच में बनने वाला है उसी को हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती कहते हैं, इंटरमीडिएट, INT, इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती। तो जो SN1 अभिक्रिया है, तो इस SN1 अभिक्रिया में उत्पाद से पहले एक यहाँ पे और कुछ बनने वाला है, उसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन, और जो क्या है, मध्यवर्ती है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो कार्बोकेटायन का निर्माण कौन से पद में होगा, प्रथम पद में होगा, जिसे हम RDS कहते हैं। बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट देखो, इस अभिक्रिया में कार्बोकेटायन पुनर्विन्यास, कार्बोकेटायन पुनर्विन्यास संभव है, संभव है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जहां पर भी कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां पर पुनर्विन्यास भी हो सकता है। पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है कि एक कम स्थायी कार्बोकेटाइन बना। अब वो कम स्थायी कार्बोकेटाइन क्या हो सकता है, ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास हो सकता है, यानी अपने आप को अरेंज कर सकता है, पुनर्विन्यास कर सकता है, जिससे वो कम स्थायी से कहां चला जाएगा, अधिक स्थायी में चला जाएगा। हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि SN1 अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन बनता है और जहां कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पर ये भी संभावना होगी क्या, कि कार्बोकेटाइन का पुनर्विन्यास भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका अगला पॉइंट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, SN1 अभिक्रिया ध्रुवीय प्रोटॉनिक विलायकों में संपन्न होती है, संपन्न होती है। अब देखो बच्चों, ये ध्रुवीय प्रोटॉनिक विलायक क्या होते हैं, जैसे जल, ये ध्रुवीय प्रोटॉनिक विलायक है, जैसे CH3COOH, जैसे अल्कोहल CH3CH2OH, ये सारे ध्रुवीय प्रोटॉनिक होते हैं। ध्रुवीय प्रोटॉनिक का मतलब होता है जब किसी ज़्यादा नेगेटिव परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, यानी कि जब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और जो विलयन में H+ देते हैं, जो विलयन में क्या देते हैं, H+ देते हैं, वो क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रोटॉनिक, यानी कि जो प्रोटॉन देंगे। H+ का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन देने वाले। तो ये जो प्रोटॉन देने वाले होते हैं, जिसमें ज़्यादा नेगेटिव परमाणु से, ज़्यादा विद्युत ऋणी परमाणु से कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। देखो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो ये सारे जो विलायक हमारे हैं वो क्या है, ध्रुवीय प्रोटॉनिक है। तो ध्रुवीय प्रोटॉनिक विलायकों में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, SN1 अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे SN1 अभिक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु। अब आगे देखो, हम बात करते हैं इस अभिक्रिया की।
ठीक है बच्चों। अब SN1 अभिक्रिया हम देखेंगे। देखो एक हम यौगिक लेते हैं, 3 डिग्री RX ले लेते हैं, ठीक है, CH3 और X। कितने डिग्री RX है? 3 डिग्री RX है, ठीक है ना, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इसकी अभिक्रिया हमें करवानी है नाभिक स्नेही से, तो हम इसकी क्रियाविधि कर रहे हैं SN1 की। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्लो होगा और रेट डिटर्मिनिंग, वेग निर्धारक होगा। तो ये पद जो होने वाला है वो क्या है? धीमा है और क्या है? RDS है। तो सबसे पहले प्रथम पद में क्या होगा कि यहाँ से जो X है वो बाहर जाएगा, यानी X इस कार्बन से बाहर चला जाएगा। तो जैसे कार्बन से X बाहर गया तो इस कार्बन पे क्या आने वाला है? पॉजिटिव चार्ज। X चला गया भाई इलेक्ट्रॉन लेके, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेके गया तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो गया इससे दूर। जब इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं कार्बन से तो कार्बन पे क्या आ जाता है? धनात्मक चार्ज आ जाता है, प्लस ये हो गया X माइनस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ। यहाँ जो बना है जहाँ कार्बन पे प्लस आवेश है, इसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन। इसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, ठीक है बच्चों। कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है ना, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है। अब करते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा और फास्ट होगा, यानी कि CH3 और ये पॉजिटिव, और ये हमने ले लिया कोई नाभिक स्नेही नेगेटिव, ठीक है। ये क्या है बच्चों? नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही। अब ये किसकी तरफ आकर्षित होगा? जिस कार्बन पर धनात्मक आवेश है उसकी तरफ ये आकर्षित होगा। तो NU का यहाँ आक्रमण होगा, और आक्रमण ये जो हो रहा है ये क्या होगा? बहुत ही तीव्र गति से होगा, यानी कि बहुत ही फास्ट होने वाला है। ये तो क्या होगा? स्लो, यानी प्रथम स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप है वो स्लो है, इसीलिए RDS है। इसी में हम वेग का पता लगाते हैं। देखो इस पद में कितने अणु भाग ले रहे हैं? केवल RX अणु भाग ले रहा 1, इसीलिए इसकी संख्या कितनी होगी? 1, ठीक है। NU का आक्रमण दूसरे स्टेप में होता है, नाभिक स्नेही का आक्रमण सेकंड स्टेप में होगा, जो फास्ट होगा, और यहां पे हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये यहां जोड़ दिया NU। तो ये जो पूरी अभिक्रिया है, यही अभिक्रिया हमारी क्या है? SN1 अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रही मेरी बात? पहला पद स्लो, RDS, और RX में से X का क्या होता है? निकलना होता है, निष्कासन होता है, जिससे कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। कार्बोकेटाइन पे फिर सेकंड स्टेप में नाभिक स्नेही आक्रमण करता है और बहुत ही तीव्र गति से करता है और उत्पाद बन जाता है, ठीक है। ये पूरी अभिक्रिया कौन सी हो गई हमारी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में SN1 अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं कि इस SN1 अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पर निर्भर करता है? SN1 अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन सा कारक है जो अभिक्रिया का वेग बढ़ा देगा और कौन सा कारक है जो अभिक्रिया के वेग को घटा देगा। तो सबसे पहले तो हम करते हैं RX की प्रकृति। सबसे पहले तो हम देखेंगे RX की प्रकृति, नेचर ऑफ RX, नेचर ऑफ RX। तो बच्चों हम बात कर रहे थे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो अभिक्रिया के वेग को कौन प्रभावित करेगा? ये जो है वो उस पद पे निर्भर करता है जिस पद को हम RDS कह रहे थे, यानी जो अभिक्रिया में जो स्लो स्टेप था, जो धीमा पद था, जिसे हम बोल रहे थे RDS। तो जो भी इस पद में सम्मिलित होता है, जो भी इस पद में आता है, वो ही क्या करेगा? उसके वेग को प्रभावित करने वाला है। तो SN1 अभिक्रिया के केस में हमने क्या देखा था कि SN1 अभिक्रिया में इस पद में कौन भाग लेता है? RX।
यानी कि SN1 अभिक्रिया का जो वेग है वो पूरा का पूरा किस पे निर्भर कर रहा है, RX पे निर्भर कर रहा है। अब ये RX कैसा होगा, इसमें इस R की प्रकृति क्या होगी और X की प्रकृति क्या होगी, इन दोनों से हम बताएंगे कि इस अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो वेग को प्रभावित करने वाले वही होगा जो उस RDS में भाग लेने वाला अणु होता है, उसी के आधार पे हम इसके प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो RDS में कौन भाग ले रहा था, RX। तो हम देखेंगे कि RX की प्रकृति क्या है, जिसके आधार पे इसका वेग हम क्या बता सकते हैं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब देखो RS की प्रकृति हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है 1 डिग्री RX, एक होता है 2 डिग्री RX और एक होता है हमारा 3 डिग्री RX। मेरी बात समझ में आ रही है। अब तीनों को अगर हम SN1 अभिक्रिया में ले जाए तो देखो फर्स्ट स्टेप RDS था, RDS, ठीक है। तो तीनों में जब हम SN1 अभिक्रिया करवाएं तो देखो इसमें X जाएगा तो 1 डिग्री बनने वाला है, यानी कि यहां कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। C प्लस यहां कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पे कितना बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। यानी कि 3 डिग्री RX से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने वाला है, 2 डिग्री RX से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने वाला है और 1 डिग्री RX से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने वाला है, क्योंकि X ही तो निकल रहा है। तो X के जाने के बाद जो कार्बन बच रहा है उसी के आधार पे हम बताएंगे। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, तो इन तीनों की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन 3 डिग्री होगा, यानी कि स्थायित्व का बढ़ता क्रम, ये इसका बढ़ता क्रम है। तो सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन होता है 3 डिग्री, उसके बाद होता है 2 डिग्री और उसके बाद होता है 1 डिग्री और सबसे कम स्थायी होता है CH3 कार्बोकेटाइन। तो अब इस कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के आधार पर जितना ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन बनेगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो 1 डिग्री RDS में 1 डिग्री RX में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है जो सबसे कम स्थायी है, इसलिए इसका वेग सबसे कम होगा। तो RX की प्रकृति में SN1 अभिक्रिया में सबसे ज्यादा भाग लेने वाला कौन सा होता है, 3 डिग्री RX होता है। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन का निर्माण करता है 3 डिग्री। तो जब भी हमें 3 डिग्री RX दिया हुआ होगा तो सदैव हमेशा ही 3 डिग्री RX क्या करता है, SN1 अभिक्रिया ही करने वाला है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन का निर्माण करेगा। तो RX में सबसे ज्यादा अभिक्रिया कौन करता है, 3 डिग्री RX करता है। कौन सी अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों कि RX की प्रकृति में कौन सा RX ज्यादा अभिक्रिया करता है, यानी किसका वेग ज्यादा होगा। तो 3 डिग्री RX का वेग सबसे ज्यादा होने वाला है, सबसे अधिक वेग। बात समझ में आ गई। और 1 डिग्री का सबसे कम। ओके, बात समझ में आ गई मेरी। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब अपन देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में देखो X की प्रकृति पर, X क्या है, X क्या है, हैलोजन। तो दूसरा है X की प्रकृति। X क्या है, जाने वाला समूह है। X क्या है, जाने वाला समूह है। अब ये जितना जल्दी जाएगा, जितना जल्दी R से टूट कर निकलता है, नाभिक स्नेह का आक्रमण उतना ही फास्ट होगा। यानी जितना नाभिक स्नेह आक्रमण तेजी से करता है अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। तो X के जाने की प्रकृति पे देखो क्या निर्भर करता है। RX हमने लिया, RDS फर्स्ट स्टेप था, X यहां से गया तो R प्लस बना और X पे क्या आया, माइनस। तो X पे माइनस आया, यानी X पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा। X पे क्या बढ़ा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा। अब ये जो X माइनस है, ये जितना ज्यादा स्थायी होता है, ये जितना ज्यादा स्थायी होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होने वाला है। यानी X माइनस जितना अधिक स्थायी होता है SN1 अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा।
उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। यानी ये जितना ज्यादा स्थायी होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होने वाला है। अब इसका स्थायी किस पर निर्भर करता है, यानी कि कौन सा x ज्यादा स्थायी होगा, ये निर्भर करता है उसके साइज पर, परमाणु आकार। x माइनस यानी कि x का परमाणु आकार समानुपाती स्थायित्व, किसके समानुपाती है, उसका आकार जो है उसके समानुपाती होगा। अब हमारे पास देखो x माइनस कौन कौन हो सकता है, एक तो होता है f माइनस, एक हो सकता है Cl माइनस, एक हो सकता है Br माइनस और एक हमारा I माइनस। तो F से I तक आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है। तो परमाणु आकार बढ़ेगा तो इनका स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ेगा, स्थायित्व भी बढ़ता है। स्थायित्व बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा बच्चों, बढ़ने वाला है। यानी ये जितना ज्यादा स्थायी होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो यदि हमें ये पूछे कि हमें दो RX दे रखे हैं, एक तो है RCl और एक है RI, दोनों ही SN1 अभिक्रिया करवाते हैं, दोनों की क्या करवाते हैं, SN1 अभिक्रिया करवाते हैं, और दोनों में R क्या है, समान है। तो दोनों में किसका वेग ज्यादा होगा, RCl का वेग ज्यादा होगा या RI का वेग ज्यादा होगा, तो ये निर्भर करता है कि यहाँ पर हैलोजन कौन है। तो इसे हम जैसे SN1 कराएंगे तो R प्लस और Cl माइनस बनता है, और इसमें R प्लस और I माइनस बनता है। तो दोनों में ज्यादा स्थायी कौन होगा, I माइनस ज्यादा स्थायी होगा Cl माइनस से। तो जो ज्यादा स्थायी होता है वही अभिक्रिया का वेग बढ़ाने वाला है। तो RI का वेग ज्यादा होता है RCl से, RCl का वेग। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि SN1 अभिक्रिया जो है वो एक तो RX की प्रकृति पर निर्भर करती है, 3 डिग्री जो RX होगा वो सबसे ज्यादा अभिक्रिया करने वाला है, और एक निर्भर करता है X पर, जाने वाले समूह पर। तो जाने वाला समूह जितना ज्यादा स्थायी होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक आने वाला है। बात समझ में आ गई बच्चों मेरे। अब देखो हम एक यहाँ पर क्रम बना लेते हैं RX का। तो यदि हमसे ये पूछें कि दिए गए जो RX है इनका स्थायित्व या अभिक्रिया का वेग किस में ज़्यादा होगा, एक तो है हमारे पास CH3Cl, एक है CH3CH2Cl, एक है CH3CH, CH3 और ये Cl, और एक ले लेते हैं हम ये 4 हमारे पास यौगिक है, सबकी SN1 अभिक्रिया करवाते हैं, SN1 अभिक्रिया। तो इनका वेग सबसे ज्यादा वेग किस में आने वाला है, तो सबसे ज्यादा वेग किस में आएगा, देखो ये कितने डिग्री है 1 डिग्री, ये कितने डिग्री है 2 डिग्री, ये कितने डिग्री है 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा वेग किसका आएगा, 3 डिग्री का। तो ये हो गया वेग का बढ़ता क्रम, SN1 अभिक्रिया के वेग का बढ़ता क्रम, यानी सबसे ज्यादा जो अभिक्रिया करने वाला है वो कौन है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये आज का हमारा टॉपिक था SN1 अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम बात करेंगे SN2 अभिक्रिया की।